चलिए, मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ग्लिच है, दैट्स वाई मैंने क्या कर लिया भाई, वीडियो भी आपकी वो कर ली है, रिकॉर्ड कर ली है। अगर मान लीजिए वो ग्लिच होता है तो फिर वो आपकी बाद में अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर आपको पता है कि इसमें हम लोग अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अभी देख रहे हैं, ठीक है। मैकेनिक्स को क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद आपको पता है कि मैं सोम आपको कराने वाला हूँ। मैकेनिक्स को मैं कल या परसों आपका कंप्लीट कर दूंगा। मैकेनिक्स कोशिश यही रहेगी कि मैं परसों तक मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन करा दूं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिए थे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए थे। ये आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, 13 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पर। आप लोगों ने देखो आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है ना किसी जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछे गए होंगे। कहाँ, या तो डीडीए में पूछा, या एनएचपीसी में पूछा, या बीपीएससी में पूछा, या तुम्हारा जेडबलएससी में पूछा, या जेपीएससी में पूछा, ठीक है, या DSSB में पूछा, ठीक है, या तुम्हारा रेलवे जब पहले आपका कॉमन पेपर कराता था वहां पर पूछा। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चंस है ना, सभी क्वेश्चंस तुम्हारे पास क्या है, सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, अ वेट, अ बॉडी ऑफ वेट W लाइंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वेट है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, जिसका वेट क्या है, जिसका वेट है W, कैपिटल W, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजेंटल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी आपके पास हो सकता है इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, दैट इज फाई मान लो, ठीक है, फाई मान लो, अल्फा मान लो, यहाँ पर फाई दे रखा तो फाई मान लो इसको तुम, ठीक है, क्योंकि आंसर फाई में दे रखा, फाई मान लो, ठीक। कीप इन इक्विलिब्रियम द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द प्लेन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात किया जाएगा तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम तुम बनाओ, इसका क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए तुमको ये चीज क्या करना पड़ेगा, ये लेट सपोज कुछ ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है, ठीक है, कुछ इस तरीके की कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, वेट आपको पता है कहाँ लगेगा, अगर ये फाई, ठीक है, आपको पता है कि सर वेट आपके पास इसका कहाँ लगेगा, सर बिल्कुल नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट होंगे क्या सर, एक कंपोनेंट आपके पास क्या होगा भाई, इधर होगा आपके पास क्या, इस तरफ, ठीक, क्या सर, W cos अल्फा, एक नीचे की तरफ W sin अल्फा, ठीक, W sin अल्फा। अब रिएक्शन के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रिएक्शन कहाँ पर लगेगी, ये सारा आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है, डिटेल में पढ़ाया है। जिसने नहीं देखी आपको मैकेनिक्स मैंने पढ़ाई है, मैकेनिक्स के क्लासेस जाके देख सकते हो। ये रिएक्शन हो गए। अब अगर तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर तुम्हारे पास क्या है, और आरआरबी जेई वालों, ठीक है, मैंने आप लोगों से कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आरआरबी जेई की आपको कल रिकॉर्डिंग, कल क्या रिकॉर्डिंग, कल आपकी लाइव क्लास में ले लूंगा आरआरबी जेई वालों की रात में, ठीक है। आरआरबी जेई वालों की क्लासेस जो है वो कल रात में होगी। और आप लोग भाई कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको लाइव चाहिए क्लास तो मैं परसों से फिर आपकी लाइव सेशन जो है वो प्लान कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल्स टू 0 या समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 आप कर लो, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहेगा सर, आर इक्वल्स टू डब्ल्यू 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 कॉस फाइव, ठीक, ये आपके पास आ गया, ठीक, ये आपके पास क्या आ गया सर, आ गया। अब यहां से पूछा आपसे क्या है, यहां से आपसे पूछा क्या है, यहां से आपसे पूछा गया है कि आपके पास रिएक्शन आपसे पूछा है, तो रिएक्शन आपके पास ये आ गई सर। ये किस ऑप्शन में है, डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये भी नहीं होगा, टेन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपके पास आंसर क्या हो जाएगा भाई, नोटा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन करेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आंसर सिर्फ कॉस फाई नहीं है, यहाँ पर आंसर जो है वो पूरा पूरा डब्ल्यू कॉस अल्फा है, डब्ल्यू कॉस अल्फा है। दैट्स वाई आपके पास ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, मुझे इस कुछ इशू हो गया, दैट्स वाई मुझे सिस्टम से ही इसको फर्दर प्रोसीड करना पड़ रहा है, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है, द इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ, इम्पल्स जो होता है वो किसका चेंज होता है, किसका चेंज होता है इम्पल्स, वेलोसिटी का, ठीक है, फोर्स का, या फिर मास का, या मोमेंटम का, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इम्पल्स की बात करते हैं, इम्पल्स अगर हम लोग बात करते हैं तो इट मीन हमारे पास क्या सर, फोर्स इनटू, जब कोई फोर्स हमारे पास फ्रैक्शंस मतलब बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए लगता है, दैट इज इम्पल्स, दैट इज इम्पल्स। तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो फोर्स इनटू डेल टी हो गया, फोर्स इंटू डेल टी हो गया। अब ये जो फोर्स होता है सर, ये क्या होता है, अब इसके लिए आपको पढ़ाया है क्या सर, डीपी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज फोर्स। तो यहां पर किसका चेंज है, इंपल्स जो है वो किसका चेंज है, आपके पास मोमेंटम का चेंज है, किसका चेंज है,
मोमेंटम का चेंज। आप बोल सकते हो कि सर वेलोसिटी क्यों नहीं है, देखो फोर्स का चेंज नहीं है, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली फोर्स बिना पढ़े आंसर मारोगे, फोर्स का चेंज नहीं है, मास का सिर्फ मास का चेंज नहीं है, मास के साथ वेलोसिटी भी वहां पर है, क्योंकि फोर्स तो कंप्लीट वैल्यू होगी ना, कंप्लीट वैल्यू होगी। सो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। किलोवाट, ठीक है, किलोवाट इज अ यूनिट ऑफ, देखो ये ऐसे ही सवाल आपके पास आएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आते हैं, ठीक है। अगर टफ आपको नहीं आ रहा है तो आप उनको स्किप कर दो, क्योंकि मैकेनिक्स में क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाह लेगा कि तुम ना बना पाओ तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन रख देगा कि तुम नहीं बना पाओ, ठीक है। किलोवाट किसकी यूनिट होती है, देखो भाई यहाँ पर आपके पास किलोवाट किसकी यूनिट होती किसकी है सर, पहले तो बता दो, टॉर्क की होती है या पावर की होती है, अल्टीमेटली ये पकड़ लो, पावर की होती है। एनर्जी सर नहीं होती है, न्यूटन मीटर होती है, जूल होती है, इसकी आपके पास न्यूटन मीटर हो गई, जूल हो गई, ठीक। फोर्स की क्या हो गई सर, न्यूटन हो गई। तो ऑप्शन डी आपके पास क्या सर, नोटा आपके पास दबा दो, नोटा दबा दो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या सर, नोटा दबा दिया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लो, क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर यहां से बात करा, ये टाइम है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, लेट सपोज, ठीक है। अब यहां पर पूछा है द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम, ठीक है। वेलोसिटी टाइम डायग्राम के लिए अगर आपसे पूछा है स्लोप, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम के लिए आपके क्या मतलब है भाई, यहां से आपके पास क्या स्लोप की अगर बात करेंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा सर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है सर, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है सर, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अरे यार ये चल नहीं रहा है चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो बढ़िया है, ये क्वेश्चन आपके पास हर साल पूछा गया है, हर साल इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और है सिंपल, है सिंपल, तुम्हारी 9th 10th की जो लॉजिकल चीजें हैं उनसे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, उनसे ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एन एयरप्लेन बिगिंस टेक ऑफ, रन run at a with a zero velocity, run at a with a zero velocity and a constant acceleration, knowing it's become airborne, ठीक है, एयरबोर्न 30 सेकंड लेटर, मतलब एयर में आपके पास कितनी देर में आएगा, 30 सेकंड लेटर में आपके पास क्या है, पहुंचे एट बी, ठीक है, दैट द ए बी इज, ए बी जो डिस्टेंस है, एक ए और बी की जो डिस्टेंस है, दैट मींस ये कितनी बता दी है सर, ये बता दी है आपको 900 मीटर, ठीक है, 900 मीटर, ठीक। टाइम कितना दे दिया है, टाइम दे दिया है 30 सेकंड। कहां से सर चलना स्टार्ट किया है, तो रेस्ट से मूव की कंडीशन में आया, तो ये आपके पास क्या हो गया सर, ये हो गया 0, ठीक है। ये कितना हो गया सर, आपके पास 0 हो गया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड द टेक ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बतानी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, ये है। अब देखो ये कितना सिंपल सवाल है, बस ये समझ में आ गया तो कितना सिंपल है। एस बराबर एस दे रखा है, टी दे रखा है, क्या पूछा है, यू बी दे रखा है, क्या पूछा है तुमसे, पहले एक्सेलरेशन पूछा फिर वेलोसिटी पूछा, ठीक है, दोनों चीजें पूछा है। तो तुम्हारे पास एनएलएम क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब इक्वेशंस, मोशन की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, मोशन की इक्वेशन होती है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई 900, यू अगर 0 है तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ ए कितना है, ए भाई आपके पास कितना हो गया, ए आपके पास तो आपको फाइंड आउट करना है, टी का मतलब क्या सर 30 इंटू 30, ठीक है। यहां से अगर आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके, या तो फिर इसको इस तरीके से सॉल्व आउट कर लो, तो 3 एक कम ये आपके पास क्या सर 2 0 3 3 9, ठीक है, ये पूरा पूरा आपके पास खत्म। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक आंसर आपके पास ये हो गया, ठीक है, 2 मीटर, तो मतलब आपके पास हो सकता है बी आंसर हो सकता है सी आंसर हो, ठीक है, यही दोनों आंसर बन रहे हैं, बाकी तो बन ही नहीं रहे। बाकी क्या है सर, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, तो अगर v बताना है u 0 हो गया, a कितना है 2 और t कितना है 60, ये आपके पास क्या हो जाएगा सर 60 मीटर पर सेकंड, v कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड हुआ तो सर ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके पास इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आएंगे। ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आएंगे, इसी वजह से मैंने पहले मैकेनिक्स आपको पढ़ा दी, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर आपके पास मिसलेनियस भी हैं, सारे टॉपिक सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बस क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अ राइफल ऑफ अ 5 kg मास, मतलब सर ये ठीक है सर, 5 kg मास, 5 kg मास फायर्स अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, बुलेट का मास कितना है, 10 ग्राम है, वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 300 मीटर पर सेकंड है। डिटरमाइन द वेलोसिटी विच राइफल, ठीक है, रिक्वायर्स, मतलब आपके पास क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, v2 पूछा है। मतलब अगर ये आपका मान लो m1 आपके पास लेट सपोज अगर 10 ग्राम है, m2 कितना है, m2 आपके पास कितना दे रखा है 5 kg, या उसको मान लो m1 m2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलोसिटी आपके पास क्या, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो ये आपके पास क्या, ये पूछा है। ये वेलोसिटी दे रखी है कि जब इसका मास आपके पास रिलेट हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये जनरली आपके पास v1 क्या है, दे रखा है 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है, v2 पूछा है, तो यहां पर आपके पास क्या, देखो यहां पर लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m1v1 इक्वल्स टू m2 v2 लगा दो, यहां से v2 निकाल दो, क्या हो जाएगा, 10 ग्राम है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इसको बस आप किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 आपके पास क्या, 10 डिवाइडेड बाय 1000, ये चीज ध्यान रखना, किलोग्राम। ठीक, इनटू v1 कितना है, v1 आपके पास 300। ठीक, m2 कितना आया, m2 आ गया 5, तो 3 जीरो से 3 जीरो सीधे सीधे खत्म, क्या हो गया, 3/5 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 3/5 का मतलब आपके पास क्या भाई 0.6 हो जाएगा, 0.6 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये आपके पास क्या है, देखो इतना सिंपल था बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द इंपैक्ट ऑफ 2 मूविंग बॉडीज, 2 मूविंग बॉडीज का इंपैक्ट हुआ, तो क्या हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इंपैक्ट्स डिपेंड अपॉन। यहां पर जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास 2 बॉडियों में इंपैक्ट होगा, मतलब 2 बॉल को उठाया तुमने और 2 बॉल को इस तरीके से लड़ा दिया। ठीक है, दैट मींस उनमें इंपैक्ट हो गया, तो ये इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एंड ड्यूरेशन ऑफ इंपैक्ट, ये किस पर डिपेंड करेगा, कितनी तेज इंपैक्ट होगा, कितनी तेज फोर्सेस होंगे, तो ये आपके पास डिपेंड किस पे करने वाला है भाई, ये आपका डिपेंड किस पे करेगा, ये तो इसी चीज पे करेगा कि भाई किस वेलोसिटी से फेंका, कितनी वो प्रॉपर्टी उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कितनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, रबड़ है या फिर आपके पास स्टील है। ठीक है, शेप कैसी है ऑब्जेक्ट की, तो तीनों चीजों पर क्या है, मैग्नीट्यूड और इंपैक्ट किस पर डिपेंड करेगा, तीनों चीजों पर आपके पास क्या करता है भाई, डिपेंड करता है, चाहे शेप ऑफ बॉडी हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे इलास्टिक प्रॉपर्टीज हो। तो ऑप्शन डी आपके पास क्या है, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी आपके पास क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द फ्रिक्शन एंगल phi s इज लार्जर देन द लीड एंगल, phi s जो है वो लार्जर हो गया किससे, लीड एंगल से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास लेट सपोज ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, बन जाती है कि आपके पास ये जब हमारे पास फ्रिक्शन एंगल है ये ज्यादा हो जाता है लीड एंगल से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन में हमारे पास जो इफिशियंसी हो जाती है हमारी मशीन की, वो कितनी हो जाती है, वो हमारे पास मशीन की 50% और 50% से कम इफिशियंसी हमारे पास क्या हो जाती है, दैट इज ये सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन हो गया। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक, ये देखो ये थोड़ा सा क्या है, ये तो सिविल और मैकेनिकल वाले ही कर पाएंगे। अब मैं सिविल वालों का तो मतलब थोड़ा सा डाउट भी है कि कर पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, शायद ये 2019 वाले पेपर में पूछा गया था आई थिंक। ठीक है, 19 वाले पेपर में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, और ये ऐसे नॉर्मली बनेगा नहीं। देखो आपके पास क्या है सर, सर्कुलर सेक्टर, ये सिलेबस के अंदर नहीं है, ये सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है पार्ट, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पर आप अगर देखो तो सर्कुलर सेक्टर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर
सेंटर इज एट डिस्टेंस ऑफ, मतलब आपसे क्या पूछा, सीजी पूछा है, किसका, सर्कुलर सेक्टर का, सर्कुलर सेक्टर का सीजी जो है वो पूछा है। ठीक, लेट सपोज अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से बात कर रहा होगा, कुछ ये आपके पास लेट सपोज कुछ ये है सर्कुलर सेक्टर का, सर्कुलर सेक्टर मतलब यही मान लो, और इसका सीजी पूछा है, इसका सीजी कहाँ लाई करेगा, इसका सीजी कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है सीजी का, सीजी की लोकेशन निकालने का, सर 2r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 3 अल्फा। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली क्या है, ये डायरेक्टली आपके पास, ये डायरेक्टली आपका जो बेसिकली सेंटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस कितनी सीजी की कितनी है, दैट मींस वो आपके पास, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखो ये डायरेक्टली आप मगअप कर लो, क्वेश्चन देख लो जो पीवाईक्यू में आया हुआ है, अगर आ जाता है सेम क्वेश्चन तो ठीक, क्योंकि अब इसके लिए एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसके बाद नहीं आया, तो फिर मैं आप तुमको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी तुम सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूले याद करो। ठीक है, जो याद है अच्छी बात है, जो नहीं याद है अब उनपे समय नहीं व्यतीत करा जा सकता कि भाई उसको लिए बैठ के रटना है, तो अब वो नहीं करा जा सकता भाई, देखो सिलेबस में नहीं है तो फिर उस चीज को थोड़ा सा चलना पड़ेगा आपको लेके। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपसे क्या कह रहा है, अ ब्लॉक इज अ प्रोजेक्टेड अलोंग विद द फ्लोर, द इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड, मतलब u की वैल्यू कितनी दे दी है सर, 7 मीटर पर सेकंड आपको u की वैल्यू दे दी है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सर जी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय ब्लॉक, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू कम रेस्ट, रेस्ट में आ रहा है, दैट मींस v इक्वल्स टू 0, t आपसे पूछ दिया है। कॉरेस्पॉन्डिंग द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब आपको टाइम कितना लगा और इसी के साथ साथ इस डिस्टेंस कितनी हुई। तो सर पहले टाइम पूछा है तो जरा वैल्यू निकाल दो, कौन सा लगाएंगे सर हम लोग, v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दो सर सबसे पहले। तो u कितना है सर, 7 दे रखा है, a कितना है सर आपको यहाँ पर दे रखा है माइनस, ठीक है, अरे यार छोड़ो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या भाई, देखो v कितना है आपके पास 0, दैट इज u कितना है, आप थोड़ा सा कुछ मेरा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट्स वाई कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कोई नहीं, बट ये आप लोग मैनेज करिएगा आज के लिए, बाकी कल से ये चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक, तो यहाँ पर आप, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, देखो ये क्या v0 हो गया, u कितना है, u आपके पास है भाई 7 प्लस 7 माइनस, सॉरी 7 माइनस, क्योंकि a माइनस में दे रखा है, दैट इज 3.5, ये आपके पास क्या सर t, ये आपको दे रखा है। अब 3.5t को इधर भेज दो, 3.5t को इधर भेजा, दैट इज ये प्लस में हो गया, ये आपके पास 7, तो t इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, t आपके पास 2 हो जाएगा, t 2 हो गया तो सर आंसर आपके पास या a हो सकता है या d हो सकता है, आप कौन सा लगाएं सर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो भाई, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, तो यहां से आप अगर देखोगे तो u कितना है सर 7 इंटू 2 प्लस हाफ, a की वैल्यू -3.5, और t को अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्क्वायर करके लिख दूं दैट इज 4, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली अगर आप यहाँ से इसको देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये 7 दूना 14, ये आपके पास -7, दैट इज आपके पास 7 मीटर की डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। तो 2 सेकंड 7 मीटर, 2 सेकंड 7 मीटर सर ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए दैट इज आपके पास आंसर ये करेक्ट आपके पास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अ बुलेट इज अ फायर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, एक बुलेट फायर हुई है कहां से सर, हॉरिजेंटल डिस्टेंस से 40 मीटर, ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो दे रखी है वो आपके पास कितनी दे रखी है, वो 40 मीटर की डिस्टेंस जो है वो आपको दी गई है फ्रॉम अ बॉटम, ठीक, आपको हाइट कितनी दे रखी है, 9.81 मीटर आपको हाइट जो है वो दे रखी है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बुलेट जस्ट क्लियर द अपर एंड ऑफ द पोल, मतलब बुलेट को अपर एंड क्लियर करने के लिए कितना टाइम जो है वो लगेगा, ठीक है, मतलब एच आपको दे दिया है। ठीक, अब अगर यहाँ पर बेसिकली अपर एंड की बात करा है, ठीक है, अपर एंड की बात किया है, ठीक, अपर एंड की बात किया तो मतलब पोल ऐसे होगा, ठीक है, पोल जो है वो आपके पास क्या होगा सर, ऐसे होगा, ठीक। तो अगर आपसे क्या हो, यहां से देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस दे रखी है, ठीक, इतना हाइट आपके पास वर्टिकल फ्लोर वर्टिकल पोल की है, तो यहां पर सर लगेगा क्या,
देखो यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बिना समझे लगेगा नहीं, ठीक, बिना समझे क्या है सर, लगेगा नहीं। अब यहां पर सर हॉरिजॉन्टल ये जो 40 दे रखा है इसकी कोई आवश्यकता है भाई, नहीं। क्यों, वर्टिकल पोल की बात कर रहा है, वर्टिकल पोल की बात करेगा तो तुम्हारे पास क्या सर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, लेकिन जो ये एस है ना, ये बेसिकली वर्टिकली वाला देखोगे, वर्टिकली हाइट कितनी है 9.81, ये कितनी है 9.81 है, ठीक है, तो ये कितना है 9.81 इक्वल्स टू यू कितना है भाई, यू आपके पास 0, ठीक है, टी आपको पता नहीं है, टाइम तो कैलकुलेट ही करना है, प्लस हाफ, ए कितना है सर, एक ए लेंगे या जी लेंगे, देखो वर्टिकल की बात करेंगे तो इक्वल्स टू कितना हो जाता है जी के, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या रख लेते हैं 9.81 रख लेते हैं इनटू टी स्क्वायर, सर इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहां से अगर आप देखोगे तो ये वाली टर्म खत्म, ये वाली टर्म तो पूरी जीरो, ये वाली टर्म तो पूरी जीरो, अगर ये टर्म जीरो हो गई तो तुम ये लिख सकते हो 9.81 इक्वल्स टू 9.81 बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से 9.81 से 9.81 खत्म, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई √2 सेकेंड। अब अगर आधी जनता इसमें क्या करेगी ना, आधी जनता इसमें क्या करेगी भाई, इसमें ये 40 लेके आंसर कर देगी, क्यों, एग्जामिनर ने सबसे पहले वही दे रखा है, एग्जामिनर ने सबसे पहले वही दे रखा है। अब तुम्हारा मन में लड्डू फूटेंगे कि अरे सर यही आंसर होगा, ये तो बदल ही नहीं सकते, इसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते सर, यही आंसर सही होगा, और तुम क्या है, तुम क्या है, गलत कर दोगे, ठीक है। चल यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या कह रहा है, विच फोर्स सिस्टम इज रिक्वायर्स वन फोर्स इक्वेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एंड वन मूवमेंट इक्वेशन अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द फोर्स प्लेन। तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि एक आपके पास क्या हो, एक इक्वेशन हो फोर्स की, और एक बेसिकली किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट हो, तब ये आपके पास क्या है, तब यहां पर आपके पास कौन सी सिस्टम के अंदर ये दो इक्वेशन आपके पास चलेंगी, मतलब फोर्सेस की इन्होंने एक इक्वेशन की बात की है, दोनों इक्वेशन की बात नहीं की है। अब फोर्सेस की अगर एक इक्वेशन की बात करें हो, दैट मींस वो कहां पर होता है सर, वो तो आपको पता ही है कि वो कहां पर हो सकता है, पैरेलल के अंदर हो सकता है, पैरेलल कहीं पर है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन ए बी क्या है, ऑप्शन बी हमारे पास सर करेक्ट आंसर। कैसे, देखो देखो दो फोर्सेस पैरेलल हैं, चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, ठीक, तुम्हारा मन नहीं है ऐसे या लगा लो या ऐसे लगा लो, भाई पैरेलल सिस्टम जब होगा ना, चाहे ये वाला सिस्टम तुम देख लो चाहे ये सिस्टम देख लो दूसरा वाला, तो पैरेलल सिस्टम जब भी होगा, ठीक है, तभी फोर्सेस आपके पास लाइन में हो सकते हैं, तभी फोर्सेस लाइन में भी हो सकते हैं, नहीं तो लाइन में नहीं होंगे फोर्सेस, ठीक है, एक इक्वेशन से ज्यादा इक्वेशन हो जाएंगी वहां पर, ये चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, तब कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इक्विलिब्रियम के अंदर पूछा है, इक्विलिब्रियम के अंदर पूछा, जरा अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या समीशन ऑफ द मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही बात है। समीशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी करेक्ट बात है। समीशन ऑफ द मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, सर अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो नॉट वाले हो ही नहीं सकते सर, ये किसकी कंडीशन है, ये तो हमारे पास सर नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मतलब सर ये स्टैटिक की कंडीशन है, ये सॉरी ये स्टैटिक की नहीं है सर, ये आपके पास डायनामिक की कंडीशन है, ठीक है, डायनामिक की कंडीशन है या फिर काइनेटिक की कंडीशन इसको बोल सकते हो, बट हमसे पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, रेस्ट पोजीशन, मतलब सारी चीजें कैसी हैं, रेस्ट, सिर्फ रेस्ट नहीं बोल सकते हो, मतलब सारी चीजें आपके पास अल्टीमेटली कैसी हैं, वो बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की अगर बात कर लेते हैं तो बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं, और बैलेंस कंडीशन में जब भी आप फोर्सेस का सम देखोगे या मूवमेंट का सम देखोगे तो वो जीरो होगा ही होगा, तो 1 और 2 सही है, दैट मींस ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट मींस ऑप्शन सी 1 और 2 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और एक बार आप लोग आंसर करिए भाई, ठीक है, आप लोग आंसर करिए भाई।
बताइए। क्या हो जाएगा? देखो यहां पर आपके पास क्या कह रहा है, एक बॉल है जिसका मास क्या है सर आपके पास 1 किलोग्राम है, तो m1 हमारे पास कितना सर 1 किलोग्राम है। वेलोसिटी हमारे पास क्या सर, आपके पास वेलोसिटी ऑफ 2 mm स्ट्राइक ऑन अ बॉल, तो मतलब ये आपके पास u1 दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ऑफ मास 2 kg रेस्ट, मतलब आपके पास ये आपके पास क्या है m2 क्या है 2 kg, लेकिन ये रेस्ट में है, दैट मींस इसका u2 क्या हो जाएगा सर, u2 हो जाएगा 0। द वेलोसिटी इज ऑफ द टू वॉल आफ्टर इंपैक्ट इफ, मतलब इनकी क्या बतानी है, वेलोसिटीज बतानी है, मतलब इंपैक्ट के बाद, तो मतलब v1 की वैल्यू बतानी है और v2 की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दे दिया है यहाँ पर बेसिकली कितना, ये दे दिया है 0.5, देखो कितना दे दिया है 0.5 आपको ये दे दिया है। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब भी हम लोग लिखते हैं तो सर हम लोग क्या लिखते हैं, तो बेसिकली जो भी हमारी वेलोसिटीज का डिफरेंस होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटीज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस, इनका रेशियो हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यहीं पर अगर आपसे बात कर लेते हैं कि यहां से v1 v2 चाहिए, ठीक है, तो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। इक्वेशंस कैसे बनेंगी, तो सबसे पहले इसी से बना लो एक इक्वेशन। तो e की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, ठीक है, 0.5 इक्वल्स टू क्या है सर आपके पास v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, दैट इज अगर मैं यहां से आपसे बात करूं तो v2 माइनस v1 ये कितना हो जाएगा सर, ये 1 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन लेट सपोज आपने इसको मान लिया, लेट सपोज आपने इसको मान लिया कि इक्वेशन, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर लगा दिया तुमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मतलब इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, मतलब बिफोर इंपैक्ट इक्वल्स टू आफ्टर इंपैक्ट। तो कैसे सर बिफोर इंपैक्ट, मतलब आपके पास कहने का क्या तात्पर्य है, ये तात्पर्य है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये कहने का तात्पर्य है। अब इसको अगर यहां से रखे हो, इसको अगर आप यहां से रखे हो तो इसको क्या करो सर, इसको यहां से सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, अगर इसको देखो यहां से क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, m1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, m1 की वैल्यू है तुम्हारे पास 1, u1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है, m2 आपके पास है 2, u2 कितना हो गया सर 0, m1 कितना है 1 इंटू v1 कितना है, v1 आपके पास है v1 1 इंटू वी वन प्लस आपके पास क्या सर 2 इंटू वी, ये आपके पास है। ठीक, ये आपके पास क्या सर, ये है। तो अगर यहां से अगर आप देखोगे, यहां से अगर आप देखोगे दैट मीन्स आपके पास ये 0 हो गया टोटल चीज टर्म, तो यहां से क्या आ गया सर 2 इक्वल्स टू v1 प्लस ये बेसिकली आपके पास क्या सर 2v2, ठीक है 2v2। आप अगर इस चीज को अगर आप समझो यहां से, ठीक है, अगर आप इस चीज को समझो, अब ये इक्वेशंस आपके पास आई, यहां से एक चीज वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर लो, ठीक है, तुम्हारे पास आंसर जो है वो आपके पास निकल कर आ जाए। जैसे यहां से तुमने क्या किया, ये दो इक्वेशंस बना ली तुमने, ठीक, ये दो इक्वेशंस क्या कर ली तुमने, बना ली, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना। अब अगर इसको यहां से अगर तुम क्या करो, जैसे फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, या तो डायरेक्टली इक्वेट कर दो, डायरेक्टली इक्वेट करना थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह हो जाएगी, तो इसमें यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो अगर v2 की वैल्यू निकालोगे तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस v1 हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस v1 हो जाएगा। तो अगर इसको पुट करोगे दैट मीन्स हमारे पास क्या सर 2 इक्वल्स टू v1 प्लस 1 प्लस v1, ठीक। तो अगर यहाँ से देखो तो 2 इक्वल्स टू हमारे पास v1 प्लस हमारे पास 2 प्लस हमारे पास 2v1। तो अगर इसको देखोगे तो हमारे पास क्या सर, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से क्या सर, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा सर 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है आंसर भाई आएगा नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसको आपको ये आंसर आपका आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 हो जाएगा, अगर ये 2 हो गया तो ठीक है, 2 माइनस 2 दैट इज आपके, इसको क्या करो 0 कर दो, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो 2 माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपके पास 0 दैट मीन आपके पास क्या सर 3v1, और तो अगर आप कुछ भी कर लो तो v1 आपके पास क्या हो जाएगा सर, मेरा कैमरा भी ऑफ नहीं होगा,
ठीक है, बट इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ ऊपर, सबसे ऊपर, तो इसको यहाँ देखिएगा आप लोग। तो यहाँ से आपके पास क्या सर V1 कितना हो जाएगा सर, V1 हो जाएगा 0, V1 आपके पास क्या सर 0। अब V2 की वैल्यू पुट करनी है, दैट मीन्स हमारे अगर V1 0 हो गया तो हमारे हमने क्या रख दिया सर, V2 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, दैट इज हमारे पास V2 कितना आ गया, V2 आ गया 1। तो 0 1 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास क्या सर, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर। तो ये आपके पास इस तरीके का सवाल, ठीक है, इस तरीके का सवाल आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कह रहा है। ठीक है, आपके पास क्या कह रहा है, अब वॉल्व। देखो आज इसके लगभग 40 तक क्वेश्चन कर लेते हैं, 35 तक कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, 35 तक इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मतलब फिर कोशिश करूंगा कि मैं कल ही इसको खत्म कंप्लीट कर दूं। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूंगा कल ही इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक, यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है, अ बॉल विच इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ अल्फा रिटर्न्स टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। ठीक है, मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका है और ये वापस आएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास ये वापस गिरेगा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करके। मतलब ये क्या सर, ये आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने फेंका और ये पैराबोलिक पाथ से आकर नीचे की तरफ गिरे। तो ये बेसिकली अल्टीमेटली है क्या। ठीक है, ये बेसिकली अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये है क्या। देखो अगर आप अल्टीमेटली बेसिकली अगर बात करोगे तो ये है जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, तो भाई यहाँ पर आपके पास आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन की चीज है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, जब भी आपके पास कोई कंपोनेंट बढ़ जाएगा, मतलब जैसे आपके पास कुछ u वेलोसिटी से फेंका था। ठीक है, कुछ भी u वेलोसिटी से फेंका था। अब इसके कोई दो कंपोनेंट होंगे, u cos अल्फा, u sin अल्फा। ठीक है, u cos अल्फा, u sin अल्फा। तो यहां से जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो क्या रहेगा, वो तो आपका कांस्टेंट रहेगा, उसकी वेलोसिटी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसकी वेलोसिटी आपके पास क्या होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। प्रोजेक्टाइल में आपके पास क्या है सर, ये आपके पास है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो एमपीपीसीएस के अंदर आई थिंक आया हुआ है। ठीक है, एमपीपीसीएस के अंदर आपके पास क्या हुआ है, आई थिंक आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 3 डायमेंशनल एनालिसिस इक्विलिब्रियम ऑफ द पैरेलल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस के बारे में बताना है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस के बारे में बताना है अलोंग एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर आपके पास 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर दिया है, एक्स एक्सिस की बात कर दिया है, एक्स एक्सिस की बात कर दिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात कर दिया है, 3 डायमेंशनल की बात कर दिया है, तो मतलब सर फोर्स तो एक ही होगा, मतलब समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। सही बात है सर, समीशन ऑफ एफ वाई नहीं होगा सर, एफ वाई नहीं हो सकता। ठीक है, एफ वाई नहीं हो सकता। देखो आपके पास अगर ये एक्स 0 हो गया तो यहाँ पर आपके पास समीशन ऑफ एम आप 0 लिखते हो ना। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये 2D के लिए लिखते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या है, अगर ये आपसे बोला है कि ये आपसे क्या बोला है, ये आपसे बोला है कि 3D के लिए, दैट मींस एम वाई 0 और आपके पास क्या सर एम जेड भी 0। तो ये कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ a body acted upon by the number of the coplanar forces concurrent force the body acted upon by the number of coplanar non concurrent forces, it may rotate about itself without moving, move in any one direction, be completely at rest, all of the above। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, कोप्लेनर के बारे में पूछा है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट के बारे में, मतलब एक प्लेन में है लेकिन मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है सर, मूव इन वन डायरेक्शन रोटेटिंग बाय इटसेल्फ, ये बिल्कुल हो सकती है सर चीजें। आपके पास रेस्ट में सर बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है सर, मतलब रोटेट कर रहे हैं खुद से बिना मूव किए हुए, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी हो सकती है। तो मतलब सभी चीजें यहाँ पर पॉसिबल हैं, किसके लिए, कोप्लेनर के लिए, नॉन कंकरेंट के लिए। मतलब इनका मतलब है कि कोई जब फोर्स मिलेंगे नहीं तो फिर, अगर फोर्स मिलेंगे नहीं तो फिर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी फाइंड में नहीं आएगी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपके पास, यार तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो, हैं इतनी गलत बात है, कमेंट वगैरह तो करा करो यार। देखो क्या कह रहा है, टू इक्वल फोर्सेस, मतलब F1 इक्वल टू F2 है, एक्टिंग एट अ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल पर है, रिजल्टेंट इनका ये दे रखा है, तो फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, फाइंड करना है क्या, देखो यहां पर
क्या होता है, यहां पर क्या होता है। तुम्हारे पास अगर तुमको नहीं पता है स्टैंडर्ड केस तो तुमको ये पूरी चीज बताई है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये तुमको पूरा पता है, ये तुमको पूरा पता है। और जैसे इन्होंने बोला है राइट एंगल, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है तुमको पता है, तुमको पता है यहां पर क्या सर, कॉस 90 की वैल्यू होती है सर 0। अगर ये 0 होगी तो सर ये टर्म तो पूरी खत्म हो जाएगी तुरंत की तुरंत, बोलोगे सर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रिजल्टेंट दे रखा है कितना, √32, ये बेसिकली क्या है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना है, √32 है। 32 इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर, एफ की वैल्यू कितनी है सर आपके पास, एफ स्क्वायर प्लस एफ ये भी स्क्वायर। ठीक है, मतलब एफ स्क्वायर, मतलब आपने क्या माना है, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू एफ, यही मान लो। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया सर, मान लिया। अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो गया सर आपके पास चला गया, या फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या सर 32 इक्वल्स टू, मतलब SBS ही करा है। ठीक है, मतलब ये समझना, ये कैसे काट दिया, ये SBS करके काट दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो ये आपके पास क्या होगा सर, चला गया 32 इक्वल्स टू आपके पास क्या सर, यहाँ से 4F स्क्वायर, 4F स्क्वायर, 4F स्क्वायर, हाँ बिल्कुल यही बनेगा आपके पास, इक्वल फोर्सेस, हाँ ठीक यही बनेगा ना, 4F स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अगर आपसे बात किया जाएगा, अगर आपसे, सॉरी 4 क्यों बनेगा ना, 2 बनेगा ना, 2F स्क्वायर। एक मिनट बाबू, एक मिनट, हाँ ये बनेगा, SBS करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना, 32 इक्वल्स टू, ये आपके पास एक एफ स्क्वायर ये है, एक एफ स्क्वायर ये है, दैट इज 2F स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या सर, ये 16 हो गया, तो एफ बराबर √16, दैट इज आपके पास क्या हो गया सर, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। मतलब आपके पास क्या सर, F1 भी 4 है और F2 भी 4 है। F2 भी क्या है सर, 4 है, क्यों, क्योंकि ये बोला ही था कि दोनों क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, दैट इज ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, मतलब इनकी डायरेक्शंस क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। 200 mm अपार्ट ईच अदर, मतलब एक लगा है कुछ इस तरफ, दूसरा लगा है कुछ इस तरफ, इनकी डिस्टेंस कितनी है भाई, 50 किलो न्यूटन, इनकी भी वो कितनी है, 50 किलो न्यूटन। ये बीच की डिस्टेंस इनकी कितनी है भाई, 200 mm आपके पास डिस्टेंस है। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं कपल। अब कपल की फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो चीज कपल, जैसे आप कपल निकालोगे वो क्या होता है सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 50, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये दे रखा है आपके पास 200 mm। ठीक है, क्या दे रखा है, 200 mm। तो mm को अगर मीटर में चेंज करोगे तो क्यों, आपके पास 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 किलो न्यूटन मीटर, 5 दूना 10 10 किलो न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल सिंपल सवाल था। देखो थोड़ा सा कर लेते हैं क्वेश्चंस, फिर सेशन को समाप्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हेन टू फोर्सेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दो फोर्सेस हैं वो क्या है, वो कांटेक्ट में है एक दूसरे के। इट रिक्वायर्स मोर फोर्सेस इवन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस टू मूव which is due to friction, but frictional force does not depend upon, अब इसमें सिंपल सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स की अगर आप बात करोगे तो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, रफनेस पे करेगा सर, बिल्कुल करेगा सर, इस पे करेगा। आपके पास फोर्स टेंडिंग कॉज मोशन, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपके पास चाहे टेंडेंसी रखे मोशन की या फिर वो मोशन कर रहा हो, नॉर्मल रिएक्शन पे होगा सर, बिल्कुल होगा। किस पर होगा सर, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे नहीं होता। ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे नहीं होता, और पूछा क्या है, नॉट पूछा, दैट इज ऑप्शन डी क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, पूछा नॉट है कि फ्रिक्शन किस पर डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बड़ी और छोटी चीज पर डिपेंड नहीं करता, किस पर, आपके पास ये बेसिकली नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर आपके पास क्या है सर, रफ है, या फिर आपके पास क्या है सर, रफ सरफेस है, या फिर आपके पास स्मूथ सरफेसेस है, कैसी सरफेसेस है, ठीक है, कैसी सरफेसेस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन टू द डायनामिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डायनामिक फ्रिक्शन से हमेशा कैसा रहता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बेसिकली मतलब अगर यहाँ पर पूछा है, देखो यहाँ पर ये इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, कोई रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एक इंपेरिकल रिलेशन हमको कूलाम्स ने दिया है, ठीक है। इंपेरिकल रिलेशन हमको कूलाम्स ने दिया है, कहाँ से सर, वो अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको एक इंपेंडिंग मोशन वाला एक ग्राफ पढ़ाया था कुछ इस तरीके का, अगर आपने मेरी क्लास को देखा हुआ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। कि यहाँ पर बताया था कि इंपेंडिंग मोशन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो ये जो कूलाम ने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक चीज बताई थी, इन्होंने एक बात बोली थी क्या, कि जो म्यूएस होता है ये हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, म्यूके से, ठीक है। ये ऑलवेज ये आपके पास क्या है सर, ये चीज आपके पास रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई बदल नहीं सकते। बाकी फ्रिक्शन के लिए होता क्या है सर, म्यू इंटू एन लिखते हो, बिल्कुल सही बात है। अब जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आती है तो हम लोग इसको एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन कर देते हैं, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात आती है तो म्यू के इंटू एन कर देते हैं। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन टू द डायनामिक फ्रिक्शन का रेशियो अगर आप देखोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन टू द डायनामिक फ्रिक्शन का रेशियो देखोगे तो ये हमेशा आपका एक से ज्यादा आएगा, तो ग्रेटर देन 1 आपके पास क्या होगा, हमेशा होगा, ग्रेटर देन 1 हमेशा होगा, क्योंकि ये इंपेरिकल रिलेशन ही है। डायरेक्टली ऐसे हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, बट ये इंपेरिकल रिलेशन होता है। ये आपके पास ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, दैट इज आपके पास ये करेक्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, the rate of change of momentum is a directly proportional to the rate of change of momentum is a directly proportional to the impressed force and take places in the same direction in which the force act, this is the statement of, ये किसका स्टेटमेंट है भाई, फर्स्ट लॉ का नहीं है, फर्स्ट लॉ को तो इनर्शिया लॉ बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात हो रही तो सर सेकंड लॉ है, आंख बंद करके मारो। थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन लॉ या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक, इनर्शिया। इसको डीलम्बर्ट प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, डीलम्बर्ट प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं कि भाई इमेजिनरी फोर्सेस, इमेजिनरी लॉ बेसिकली बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग ये तो बेसिकली क्या होता है, जब डायनामिक्स की प्रॉब्लम होती है उसको स्टैटिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आपका डीलम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं, ठीक है, डीलम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आपसे क्या कह रहा है, द निगेटिव रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर एंड बिफोर द कोलिजन। अभी आपको ये थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था उसके अंदर बताया कि आपके पास आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो है बेसिकली आपके पास वो क्या है, और बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन जो है वो आपके पास क्या है, ठीक है, वो आपके पास क्या चीज है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये क्वेश्चन आपका यहां पर हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भाई करना है आप लोगों के लिए, इसको मैं डिस्कस करूंगा कल, ठीक। बाकी जो है आपको कल की क्लास जो है वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये तो लाइव आपकी हो गई है, कल आपको किसी समय मतलब दोपहर तक, आपको दोपहर से पहले ही आपको क्या है सेशन आपका मिल जाएगा। आप लोग सेशन, इस सेशन के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि लाइव लेनी है, तो लाइव लेनी होगी तो फिर मैं परसों से लाइव आपकी प्लान कर दूंगा, ठीक है। फिर हम लोग लाइव लेके ही क्या है कंटिन्यू चलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी मैकेनिक्स हमारा चल रहा है, मैकेनिक्स अभी 2 क्लासेस और लगेंगी आई थिंक मैकेनिक्स में, हाँ 2 क्लासेस और लग जाएंगी मैकेनिक्स के अंदर 2 क्लासेस के बाद फिर हम लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर आएंगे, सोम पर हम लोग आएंगे,
तब हम लोग फिर और अपनी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और पॉइंट्स पर बातचीत हमारी होगी। अभी 2 क्लासेस मैकेनिक्स में और लगेंगी, जिसके बाद ही हम लोग आगे की तरफ चल पाएंगे, आगे की तरफ बातचीत को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अब कल जो है कल 10 बजे रात में, कल 9:30 बजे के आसपास रात में आरआरबी जेई की चर्चा होगी। मैकेनिकल वालों, जो भी तुम लोग पेपर दे रहे हो, मैं आप लोगों की वीडियो को क्या कर दूंगा भाई, पब्लिश कर दूंगा। कराऊंगा क्या वो भी बता देता हूं कि 22 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, 22 अप्रैल 2025 को जो पेपर हुआ था, क्योंकि तुमको पता है कि आरआरबी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है, और अगर मैं पेपर सॉल्व भी करा रहा हूं तो किसी का लॉस या किसी का फायदा नहीं है। ठीक है, रीजन ये है कि जोन वाइज पेपर हुआ है, तो किसी का लॉस नहीं है, किसी का कोई फायदा नहीं है। फायदा ही फायदा है, लॉस तो नहीं है किसी का भी। तो ये मत सोचना जिनका पेपर हो गया है कि सर अब इनको तो आइडिया मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये फर्जी बातें मत करना, क्योंकि जिस जोन का पेपर हो चुका है उस जोन का पेपर सबका हो गया है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो एक अलग ही जोन वाले हैं, जिनका नहीं हुआ है तो वहां पर पेपर टफ बनेगा, तब भी उन्हीं की समस्याएं हैं। अगर पेपर सिंपल बन जाएगा तब भी उन्हीं की समस्याएं हैं। तो सबसे पहले ये दोनों पेपर हुए हैं, इनको सॉल्व करा देता हूं मैं आप लोगों को। जब सॉल्व करा देंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहां से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर के अंदर। आपके पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी मुलाकात हम लोग करेंगे बहुत जल्दी, अपनी चर्चा परिचर्चा के विषय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल मुलाकात करेंगे आपसे। ठीक है, आपको वीडियो अपलोड करा दूंगा। बाकी यहाँ पर अभी लगभग 30-35 सवाल बचे हुए हैं, तो उनको हम लोग 2 सेशन में मैं आपको उसको करा दूंगा। ठीक है, 2 सेशन मुझे लगेंगे कि मैं 2 सेशन में उनको भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए सेशन को अभी समाप्त करते हैं, मुलाकात आपसे करेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।